अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 29 ऑफ अक्टूबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 29 अक्टूबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइस आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है हेमकुंड साहिब को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमेशा ये चीज़ न्यूज़ में रहती है और इसके बारे में आपको पता भी होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो कौन से देश के कोस्टल रीजन में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी घाना या फिर ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा है वो है स्टैचू ऑफ बिलीफ का। आपने बहुत सारे स्टैचूज़ के बारे में सुना होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। वैसे यहाँ पर एक और स्टैचू न्यूज़ में है, वो है स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये जो स्टैचू है ना, इसकी स्टार्टिंग आप कह सकते हो वो आज से होने वाली है, इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा। तो आखिरकार इस स्टैचू की क्वालिटी क्या क्या है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब की बार यानी साल 2022 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को लेकर। और आपको पता होगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को फरवरी के समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया था, उसका उद्घाटन किया था। तो इस वजह से वहाँ पे क्वेश्चन बन गया था। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से सुनना है, जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ कह लो या फिर हिंदी में विश्वास स्वरूपम हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। इस स्टैचू का नाम हिंदी में क्या है, विश्वास स्वरूपम। ये अगर हम देखें जो स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, ये अभी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव जी का स्टैचू है, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है शिव जी की अभी तक की। और इस प्रतिमा की जो हाइट है वो लगभग 369 फीट की देखने को मिलती है। कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर। जब आप उदयपुर और राजसमंद जो हाईवे है ना वहाँ से गुजरेंगे तब आपको यहाँ पर ये भगवान शिव जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में बनाई गई है, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स कल पब्लिश हुए थे, वो बात ये कर रहे थे कि जो ये पूरी प्रतिमा बाहर से इतनी बड़ी दिखाई दे रही है ना, अंदर से भी यहाँ पर उतनी ही बड़ी है। कहने का मतलब है कि इस प्रतिमा के अंदर बहुत सारे हॉल बनाए गए हैं और उन हॉल के अंदर लगभग 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं। यानी कि जो एक गांव या फिर जो कस्बा है ना वो इस प्रतिमा में बस सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स कल पब्लिश भी हुए थे, इतना विशाल यहाँ पर ये प्रतिमा नज़र आती है। अब क्वालिटीज़ क्या क्या है, इन बातों को आप लोग बहुत अच्छे से सुनना। नीचे आपको यहाँ पर मैं आपको सारे पिक्चर्स वगैरह दिखा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जो 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ यहाँ पर स्टैचू की वो ये है कि इस प्रतिमा के अंदर आपको 4 लिफ्ट देखने को मिलती हैं। 4 लिफ्ट बनाई गई हैं पूरी प्रतिमा में, 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अंदर। साथ ही साथ में इस पूरी प्रतिमा में 270 से लेकर 280 की जो हाइट है ना, उस हाइट पर कांच का ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पर एक कांच का ब्रिज भी बना हुआ है। उस कांच के ब्रिज के अंदर लगभग 3 लेयर लगाई गई हैं ताकि उस कांच के ब्रिज को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। ओवरऑल यहाँ पर ये पूरी प्रतिमा कितनी ऊंची है, 369 फीट की है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि लगभग जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे 300 फीट तक पहुंचोगे, तो 300 फीट से अगर 351 फीट तक की ऊंचाई पर जाना है तो उसके लिए अलग से 88 सीढ़ियां का बना रखा है, 88 सीढ़ियां यहाँ पर बना रखी हैं। फिर उसके बाद में लगभग 351 फीट की ऊंचाई पर ही होगा जल अभिषेक, ये भी यहाँ पर आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरी प्रतिमा में 270 से लेकर 280 की फीट की हाइट पर जब जाओगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ग्लास का ब्रिज बनाया हुआ है, कांच का एक पुल बनाया हुआ है जहाँ से आप लोग गुजर सकते हो और नीचे का पूरा जो भी व्यू है वो देख सकते हो, आमने सामने का पूरी तरह से व्यू देख सकते हो। ये जो ग्लास का ब्रिज है इसके अंदर 3 लेयर की सेफ्टी रखी गई है, यानी पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी इस ब्रिज के अंदर कि 800 किलो तक के वज़न को ये एक साथ झेल सकता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूरी प्रतिमा के आगे आपको नंदी का भी स्टैचू मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, वैसे क्या होता है ना, ज़्यादातर जहाँ पे आपने शिव जी की स्टैचू देखा होगा तो आगे नंदी बैठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे नंदी खड़े हैं और नाचते हुए यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। नंदी की हाइट लगभग यहाँ पर 25 फीट की है, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रतिमा के अंदर जाओगे ना तो इसके एंट्री के लिए अलग अलग जगह यहाँ पर बनाए रखी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्री करने के लिए पूरी तरह से टिकट काउंटर बनाया गया है। यहाँ पे टोकन के साथ में आपको पूरी तरह से रिस्ट बैंड दिया जाएगा, उसके बाद में अलाउ किया जाएगा। और ये जो एंट्री है ना, इसमें अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि यहाँ पर पूरी प्रतिमा के अंदर ऊपर से नीचे तक 10-10 बैचों के अंदर लोगों को भेजा जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पर 10 लोग हैं, फिर उसके बाद दूसरी हाइट पर 10 लोग हैं, एक बैच नीचे आएगा, दूसरा बैच ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ों को अरेंज कर रखा है। और आप ये इमेजिन कर सकते हो कि लगभग इस प्रतिमा के अंदर 650 लोग, यानी 650 लोग तो ऐसे ही मौजूद होंगे हर समय, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे, जो भी लोग अंदर घूमने गए हैं उनको देख रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्टैचू देखने को मिलेगा। और ये चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर ही दिखा दी थी कि इसके अंदर RCC और स्टील, कंक्रीट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, कितना इस्तेमाल किया गया है, तो वो अपने आप में आप इस विशाल साइज़ को देखकर इमेजिन कर सकते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा लगा होगा। लगभग 3000 टन के आसपास स्टील लगा है, 2600 टन के आसपास लोहा का इस्तेमाल किया गया है और 26,618 मीटर जो क्यूबिक सीमेंट कंक्रीट है वो यहाँ पर लगा है। फिर उसके बाद में वैसे तो यहाँ पर इस प्रतिमा को बनाने की जो नींव है ना वो 18 अगस्त 2012 में रखी गई थी। कहाँ पर? नाथद्वारा के अंदर, यानी कि जो राजस्थान के अंदर है वहाँ पर इस शिव प्रतिमा की जो नींव है वो रखी गई थी। और उसके बाद में आप देखोगे अब, यानी आज, मतलब 2012 में नींव रखी गई थी और आज 2022 में 29 अक्टूबर को इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब ये स्टार्ट होगा तो अगेन ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनने वाली है आज, और कल भी आप देखोगे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश होंगे। फिर एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे पहली चीज़ एक बात ध्यान रखना, वो ये है कि मैंने आपको बताया जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ना, या फिर विश्वास स्वरूपम, हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्वास स्वरूपम, तो ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये अभी तक का शिव जी का सबसे बड़ा स्टैचू है पूरे दुनिया में, 369 फीट का। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरा स्टैचू है शिव जी का सबसे बड़ा, वो है लगभग 143 फीट का, वो कहाँ पर है? कैलाशनाथ मंदिर, नेपाल में। फिर उसके बाद में तीसरा स्टैचू यहाँ पे जो सबसे ऊंचा है वो है 123 फीट का, वो आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर मरुदेश्वर मंदिर के अंदर। देन उसके बाद में यहाँ पर जो चौथा सबसे ऊंचा स्टैचू है वो है 112 फीट का, ये कहाँ पर है? आदि योग मंदिर, तमिलनाडु में। देन उसके बाद में यहाँ पर आता है 100 फीट का एक स्टैचू है मंगल महादेव, कहाँ पर है? मॉरिशस के अंदर। तो ये टॉप स्टैचूज़ हैं जिनके बारे में आप लोग ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि रेलिवेंट है, क्योंकि अभी आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर को लेकर भी इस साल क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, तो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ में इस स्टैचू के विंड टेस्ट भी हो चुका है। विंड टेस्ट मतलब जो हवा है ना, कि वो कितनी तेज़ हवा को यहाँ पर ये पूरा स्टैचू सहन कर सकता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड से आंधी है ना, वो भी यहाँ पर झेल सकती है पूरी की पूरी प्रतिमा। इस प्रकार से यहाँ पर इसको बनाया गया है। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गया। तो इस साल का यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैचू होने वाला है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। फिर उसके बाद में ऐसे यहाँ पर अभी रिसेंटली आपको पता होगा कुछ महीने पहले ही हैदराबाद के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया था हमारे PM मोदी के थ्रू।
ठीक है ना। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये देखने को मिलती है। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किन की है? ये है रामानुजाचार्य जी की। तो स्वामी रामानुजाचार्य जी का जो लेकर क्वेश्चन है वो इस बार पूछा भी गया था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये भी लगा दिया है। जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है लगभग आपको 216 फीट की देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे हमारे पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है। अभी पीएम मोदी क्या कर रहे थे, स्टेट होम मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही थी फरीदाबाद के अंदर, उस मीटिंग को इन्होंने एड्रेस किया और उस मीटिंग को एड्रेस करते हुए कुछ बातें बोली हैं, जिसमें से एक बात को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। वो बात क्या है कि जो UAPA है, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक गति दे सकता है टेररिज्म से लड़ने में, आतंकवाद से लड़ने में हम लोगों को और ज़्यादा मजबूती दे सकता है UAPA, ऐसा यहाँ पर पीएम मोदी मेंशन करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आखिरकार UAPA क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इनका कहना यह है कि UAPA अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आतंकवाद से लड़ने में हमको मजबूती देगा। खासकर जो नक्सल्स हैं, नक्सलवाद हैं, उनसे लड़ने में हमें मजबूती देगा। क्योंकि जो नक्सल्स हैं ये कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे यूथ हैं ना, उनको मिसलीड करते हैं और उनको अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बाकी सारे लोग भी यहाँ पर नक्सल वाली आइडियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं और फिर इससे बहुत सारे विवाद क्रिएट होते हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा नक्सलवाद देखने को मिलता है। तो हमारे पीएम मोदी का स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन ये करता है कि जो UAPA है ना, देखो इसका इस्तेमाल होना थोड़ा ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर काफ़ी सारे ओपोजिशन के अंदर लोग हैं जिन्होंने मेंशन किया हुआ है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी डाली गई थी इस चीज़ को लेकर, और पिटीशन ये थी कि UAPA का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार यहाँ पर UAPA का गलत इस्तेमाल कर रही है। मतलब यह है कि सरकार ने अपनी पावर्स का गलत उपयोग किया है UAPA का इस्तेमाल करके, क्योंकि UAPA का यूज़ करके जिस व्यक्ति के ऊपर शक है ना, उसको भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा यहाँ पर सरकार ने बहुत सारे लोगों को फालतू में अरेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना भी था। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया, जो AIMIM प्रेसिडेंट हैं असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने एक ट्वीट भी किया था 2018 ट्वीट किया था। इन्होंने ये बोला कि 2018 से लेकर 20 के बीच में, इतने सालों में लगभग 5000 के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 4700 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया था UAPA के अंदर में। UAPA एक्ट का इस्तेमाल करके इतने लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन 4700 लोगों को अरेस्ट करने के बाद में दोषी कितने लोग साबित हुए? केवल 3% लोग यहाँ पर दोषी साबित हुए। तो UAPA का इस्तेमाल सरकार गलत तरीके से कर रही है, लोगों को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर कर रही है, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना भी है। जबकि यहाँ पर हमारे पीएम मोदी ने मेंशन किया है UAPA का इस्तेमाल होना चाहिए और UAPA हमारी मदद करेगा ताकि हम आतंकवाद को और ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर सकें। क्लियर हुआ? नाउ ये तो हुआ हमारा करंट सिनेरियो, करंट अफेयर के अंदर इतनी सी बात रखी गई है। तो क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बनेगा। क्या बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। करना क्या होगा, इस पूरे आर्टिकल का बैकग्राउंड पढ़ना होगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर को अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है। तो लिंक करते हुए किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इस आर्टिकल में केवल 2 चीज़ें निकल कर आती हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहली चीज़ तो खुद UAPA आखिरकार क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन किया है नक्सल्स के बारे में। तो ये नक्सलिज्म क्या है या नक्सलवाद क्या है, ये बात आपने पता होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल से निकल कर आती हैं। चलो फिर किस बात की देरी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। देखो ये जो एक्ट है ना, इसको पास किया गया था 1967 में। इसका मकसद था भारत के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोका जाए। इसके नाम से ही पता चल रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करता है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं जो कि हमारे देश के हित के अगेंस्ट में चली जाती हैं, मतलब हमारी कंट्री के इंटीग्रिटी या सॉवरिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सब यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो अगर कोई देश के अगेंस्ट में काम कर रहा है तो UAPA का इस्तेमाल करके उसको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? नाउ यहाँ पर इस एक्ट के अंदर जो भी एब्सोल्यूट पावर है, सारी ताकतें इस एक्ट की आ जाती हैं हमारी केंद्र सरकार के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है UAPA का। और अगर मान लो यहाँ पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, वो दोषी साबित हुआ, तो फिर क्या होगा,
इसके अंदर सज़ा बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक तो उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है, साथ ही साथ में डेथ पेनल्टी यानी कि आप कह सकते हो कि मृत्युदंड भी यहाँ पे दिया जा सकता है। नाउ यूएपीए के अंदर में खास बात यह है कि इंडियंस को तो चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट में, साथ ही साथ में कोई फॉरेन नेशनल है, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो भी यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, वो इंडिया की टेरिटरी या सॉवरिटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति को भी चार्ज किया जा सकता है। तो ये बहुत रेलिवेंट बात है, ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या आती है, यूएपीए एक्ट मैंने आपको बताया 1967 में लेकर आए, लेकिन इसके अंदर साल 2004 में अमेंडमेंट कर दिया गया था, यानी कि एक संशोधन या फिर आप कह सकते हो छोटा सा चेंज किया गया। वो चेंज क्या था, तो यूएपीए एक्ट के अंदर 2004 में टेररिस्ट एक्ट को और ऐड कर दिया गया, जिसके बारे में हमारे पीएम मोदी भी मेंशन करते हैं टेररिस्ट एक्ट को। यानी कि आप कह सकते हो कि यूएपीए के अंदर पहले जो पावर्स इसके हाथ में वो आतंकवाद को लेकर नहीं थी, बस खाली जो भी काम हो रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है उन्हीं को लेकर ये वर्क कर रहा था। लेकिन 2004 के अमेंडमेंट के तहत इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर दिया गया, और अब यहाँ पर जैसी टेररिस्ट एक्ट इसके अंदर आया, इसने क्या किया, बड़ी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया, है ना। तो यानी आतंकवाद को टैकल करने की पावर 2004 में यूएपीए के पास में आ चुकी थी। फिर 2004 के बाद ना 2019 में फिर से एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। उस अमेंडमेंट बिल में क्या बोला गया, फिर से एक चेंज करने की बात की गई। चेंज करने की ये बात की गई कि अभी तक यूएपीए में जो 2004 में अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें आप कह सकते हो कि यूएपीए के पास में पावर ये आ गई थी कि वो किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, आतंकवादी संगठन है कोई, तो उसको बैन कर सकता है, ये पावर आ चुकी थी। लेकिन अभी भी यूएपीए के पास में ये पावर नहीं थी कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आतंकवादी घोषित कर सके। तो साल 2019 में वो पावर भी यहाँ पर यूएपीए को दे दी गई। तो 2019 के तहत क्या हुआ, यूएपीए के अंदर पावर आ गई कि यूएपीए क्या कर सकता है, इस एक्ट के तहत हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट। किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पर अगर उसकी हरकतें जिस प्रकार से चल रही हैं उसके हिसाब से यहाँ पर उसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये सारी पावर्स यूएपीए के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया बात। तो ये था हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। नाउ अभी इस आर्टिकल का पोर्शन ए कवर हुआ है, अब इस आर्टिकल के पोर्शन बी पर चलते हैं। पोर्शन बी यहाँ पर क्या आता है, वो है नक्सलिज्म या नक्सलवाद। बहुत रेलिवेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह सकते हो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कहीं ना कहीं हर साल क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, और अब की बार साल 2022 में भी मेंस के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। और 2022 को अगर मैं छोड़ूं तो उससे पहले भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो नीचे 2015 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। देन उसके बाद में 2018 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया। देन उसके बाद में 2020 में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर। और आप कह सकते हो फिर एक साल छोड़ने के बाद 2022 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप समझ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो फिर आओ समझते हैं आखिरकार क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलें या नक्सलिज्म बोलें, ठीक है ना, या फिर हम लोग मॉइस्ट बोलें, ये सब एक ही टर्म है, इनका मतलब यहाँ पर एक ही होता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म या फिर आप कह सकते हो कि मॉइस्ट, ये तीनों यहाँ पर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। देखो, रिसेंटली यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में भी था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हमारे देश में जो नक्सलवाद वाले वॉयलेंस है, जो नक्सल हिंसा है, वो कम हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। जब 2009 को 2021 से कंपेयर करोगे, यानी कि 2009 में और 2021 में क्या अंतर देखने को मिला, तो 2009 के समय पर बहुत ज़्यादा नक्सलवाद वाले इवेंट्स देखने को मिला करते थे, बट 2021 में ये कम हो गए हैं। कितने कम हो गए हैं? 77% से यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर हिंसा कम हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर नक्सलवाद बना हुआ है। जैसे भारत के अंदर छत्तीसगढ़ राज्य देखने को मिलेगा, यहां पे नक्सलवाद अभी भी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा कह सकते हो। छत्तीसगढ़ यहाँ पर अभी भी टॉप पर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद में आप देखोगे तो झारखंड भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर नक्सलवाद अभी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन? हालांकि पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन फिर भी करंट सिनेरियो में बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला गया, एक समय ऐसा था साल 2010 में लगभग 96 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा नक्सलवाद वाले वॉयलेंस देखने को मिला करते थे, सबसे ज़्यादा हिंसा हुआ करती थी। लेकिन अब सिचुएशन इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि केवल 46 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं जहाँ पर नक्सलवाद देखने को मिलता है, और वो भी कम मात्रा में।
तो इसको भी यहाँ पे अगर हमें टैकल करना है तो क्या करना होगा, पीएम मोदी मेंशन करते हैं यूएपीए का इस्तेमाल करना होगा। यूएपीए हम लोगों को एक गति दे सकता है टेररिज्म एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन, देन आगे आते हैं। अब इतना तो आपने समझा कि नक्सलवाद चलो पहले के कंपैरिजन में कम हुआ, ये तो एक डेटा था। अब है क्या आखिरकार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। आओ अब इसको समझते हैं। देखो, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका काम होता है क्रांति लाना। लेकिन क्रांति लाना किस बेसिस पर? यहाँ पे आप कह सकते हो वॉयलेंट रिवोल्यूशन करते हैं, यानी कि हिंसक क्रांति लाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये लोग ना सरकार वगैरह के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। इन लोगों का नहीं माना कि सरकार वगैरह कोई है नहीं है, ये लोग उस चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कि हमारे हाथ में सारी पावर्स हों, और पावर्स लेने के लिए इनके हाथ में हथियार देखने को मिलते हैं। आप कह सकते हो कि ये अपने हथियार भी उठा लेते हैं अपने हाथ में सारी पावर्स को लेने के लिए। और इसी चक्कर में बहुत सारे वायलेंस हम लोग देखते हैं। जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, है ना, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब यहाँ पर जब इन नक्सलवाद को ख़त्म करते हैं तो ख़त्म करने के लिए जब उस एरिया में जाते हैं तो बहुत सारी लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे आर्मी पर्सनस भी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में, है ना। और ऐसा हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल देखा भी था। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। तो नक्सलवाद क्या है, इतना आपने समझा। अब देखो, ये नक्सलवाद बढ़ कैसे रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या, मतलब इतने बड़े एरिया में फैल गया, इसके पीछे का कोई कारण तो होगा। हाँ, कारण है। क्या कारण है, आओ इसको समझते हैं। होता यहाँ पर यह, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। एक एक्ट लेकर आया गया, हमारे पास एक पुराना ही एक्ट था एक, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980 के समय का एक कानून है हमारे पास में, जो कि जंगलों को बचाने के बारे में चर्चा करता है। सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब इम्प्लीमेंट करा तो यहाँ पर क्या हुआ कि जंगलों को यहाँ पर बचाना है, फॉरेस्ट को अगर कंजर्व करना है ना, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए क्या बोला कि जितने भी ट्राइबल्स, ऑब्वियस सी बात है, जो आपको ट्राइबल देखने को मिलते हैं ना, वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं। उनके लिए यहाँ पर जंगल ही एक मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। वहीं पर जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं से जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। होता यहाँ पर यह है कि इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए जंगलों से उन ट्राइबल्स को निकाल दिया गया, है ना, हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो वो लोग काफ़ी गुस्सा भी हुए, नाराज़ भी हुए, प्लस उनका जो पूरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो पूरी तरह से हैम्पर हो चुका है ना। अब यहाँ पे कहाँ से कमा के खाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। और जब यहाँ पर इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर आप लोग नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर ये काम करते हो, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर राज्य जहाँ पर नक्सलिज्म पहले से ज़्यादा है और ऐसा काम वहाँ पर किया जाए कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो वो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं सरकार से। और फिर जब वो जा रहे होते हैं दूसरी जगह पर या दूसरी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो आप कह सकते हो होता यह है कि जो लोग पहले से ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी नक्सलिज्म वाली है, जिनकी आइडियोलॉजी माओइस्ट वाली है, वो लोग क्या करते हैं, इन सभी डिस्प्लेस वाले लोगों को अप्रोच करते हैं, इनके पास जाते हैं, और इनके पास जाने के बाद में अपनी ही आइडियोलॉजी में, यानी नक्सलिज्म वाली आइडियोलॉजी में उन सभी लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनसे बोलते हैं कि देखो आपको सोर्स ऑफ लाइवलीहुड चाहिए, हम देंगे, है ना। तो उनको पैसा प्रोवाइड करवाया और साथ ही साथ में उनको हथियार भी दे दिया जाता है, वेपन्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये मॉइज़म लगातार इंक्रीज़ होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऐसा एरिया जहाँ पर नक्सलिज्म पहले से ज़्यादा है और आपने वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को हर्ट किया, उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया और उनके डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो बेसिकली आप कह सकते हो जो वहाँ पे पहले से मॉइस्ट वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत आसान टारगेट हो जाता है कि इन लोगों को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करना। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो नक्सलिज्म है वो इंक्रीज़ होता है। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ पर आपने नक्सलिज्म के पीछे बढ़ने के पीछे का रीज़न समझा। अब सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रखे हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए। वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? सबसे पहला इनिशिएटिव समाधान। ध्यान रखना, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समाधान। समाधान की अपने आप में एक फुल फॉर्म है। एस स्टैंड करता है स्मार्ट लीडरशिप को, ए से अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल एंड इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस एंड इंडिकेटर्स, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी और ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है समाधान की। आपसे पूछा जाए समाधान
किस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करने के लिए इनिशिएटिव को चलाया गया है, वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म या फिर मॉइज्म। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। चलो फिर आगे आते हैं। तो ये काम तो मतलब एक तो समाधान अप्रोच था। समाधान के अलावा हम लोगों ने के पास में नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान लेकर आए थे 2015 में इस नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए। उसके बाद में आप कह सकते हो इसी प्रकार से काफ़ी सारे और भी इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, जैसे ग्रे हाउंड के बारे में आपको पता होगा। ग्रे हाउंड 1989 में यहाँ पर चलाया गया था, एक एंटी नक्सल फोर्स थी, इसको यहाँ पर फैला दिया गया था नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में। फिर ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था, इसको 2009 से 10 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर भी हमने बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को फैला दिया था बहुत सारे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर नक्सलिज्म को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। तो ये था हमारा ओवरऑल आर्टिकल जो कि हमने पूरा 360 डिग्री के अंदर कवर किया। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5K प्लस लाइक्स का आज हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। और साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकते हो। और एक छोटी सी बात और, आप लोग समझ ही गए होंगे, देखो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करो। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट किया करो। जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं उतना ज़्यादा मेरा आप लोगों के साथ में एंगेजमेंट बढ़ता है। काफ़ी सारे लोगों की नाम याद होते हैं, प्रोफाइल्स याद होती हैं, तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पार्टिसिपेट भी किया करते रहा करो। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हर साल ये न्यूज़ में आता है सर्दियों के समय पर। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो यहाँ पर ये न्यूज़ में भी आ चुका है। देखो अभी छठ पूजा आ रही है, कब आ रही है? अक्टूबर 30 और 31 को हम लोग देख पाएंगे छठ पूजा को। तो जो छठ पूजा है, छठ पूजा से पहले हम लोग देख पा रहे हैं दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी है ना, उसके अंदर फोम बन रहा है। फोम मतलब एक झाग सा बन रहा है और ये हर साल सर्दियों के समय में बनता है। इसको हम लोग फ्रॉथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉथ। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या नुकसान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा झाग जो है ना, बहुत सारा जो फ्रॉथ है वो यहाँ पर बनता है। और वो जो फ्रॉथ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इंसान के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो बेसिकली हर साल ये इशू निकल कर आता है। तो जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने यहाँ पर, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इनको यहाँ पर एक लेटर लिखा है। बोला है कि भैया टॉक्सिक फोम देखने को मिल रहा है यमुना नदी के अंदर, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ज़रा इसको लेकर कुछ काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर इसको ठीक करना चाहिए। और इसके ऊपर काम चल भी रहा है। जो डीजेबी है ना, अब डीजेबी मतलब क्या है? मतलब दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली का जो जल बोर्ड आपको देखने को मिलता है, इन्होंने कुछ केमिकल्स वगैरह छिड़कने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ केमिकल्स छिड़के जाते हैं ताकि यमुना नदी पर जो ये झाग बना है, जो ये फ्रॉथ बना है, इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है ना? तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन इस आर्टिकल में अभी भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत सारे, लेकिन वो अलग तरीके से बन सकते हैं। जैसे पहली बात तो आपको यमुना नदी के बारे में पता होना चाहिए, ये फ्रॉथ होता क्या ये पता होना चाहिए, इसके बनने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इतना खतरनाक है, अगर खतरनाक है तो ये क्या कर सकता है, ये बातें पता होनी चाहिए। चलो आओ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसको मैं PDF में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। PDF में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पिक्चर देखो, इस प्रकार से फोम बना हुआ है ना, झाग बना हुआ है नदी के अंदर। ये हर साल देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? सर्दियों के समय पर। एक बहुत मोटी सी ब्लैंकेट वाली मतलब शीट बन जाती है यमुना नदी के ऊपर, इसको हम लोग फ्रॉथ बोलते हैं। और जो ये फ्रॉथ है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर चला गया तो उसके लिए बहुत खतरनाक है। प्लस अगर कोई इंसान अगर इसे टच भी होता है ना, तो भी यहाँ पर उसके स्किन के लिए, उसकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है ये फ्रॉथ। फ्रॉथ बेसिकली फोम के बबल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जब भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तो ये बबल्स बनकर निकलता है। ये जो फोम के बबल हैं, ये पानी से बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से पानी के ऊपर ये तैरते हुए नजर आते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये बनते कैसे हैं। तो आखिरकार ये यमुना के अंदर जो फ्रॉथ का ब्लैंकेट बनता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? नंबर 1 रीज़न, सबसे पहला रीज़न है कि बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारा जो पॉल्यूशन है ना, वो यहाँ पर आकर नदी में गिरता है। और ख़ासकर डिटर्जेंट्स, बहुत सारे कपड़े, मतलब घरों के अंदर लोग कपड़े धो रहे हैं, सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब जो डिटर्जेंट्स और सोप का जो वेस्ट जो बाद में निकलता है, झाग वगैरह, वो सब नदी में पहुंचता है।
वो सब नदी में पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा फ्रॉथ बनता है। एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण, इंडस्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है ना, एग्रीकल्चर एरिया से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है। फिर उसके बाद में जो शुगर और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं यूपी के अंदर, यहाँ से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है। तो ये सारा पोल्यूशन जाकर जमा कहाँ हो रहा है? यमुना नदी के अंदर। तो वो जब सारा पोल्यूशन गया वहाँ पर, तो वो क्या करता है, पूरा एक फ्रॉथ बना देता है, पूरा एक झाग का या फोम का ब्लैंकेट बना देता है। अब इसका नुकसान क्या है? क्या हेल्थ हैज़ार्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं? बिल्कुल हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस फोम के कांटेक्ट में आता है, फिर ये फोम उसके बॉडी से टच होता है, स्किन से टच होता है, तो उसको स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन के ऊपर बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं। या फिर बॉडी के अंदर चला जाए वो जैसे तैसे, मतलब जैसे भी अगर कहीं बॉडी के अंदर चला गया तो इससे टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम बन सकती है। या फिर बीमारी हो सकती है, दिमागी संबंधित बीमारी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। ये इतना खतरनाक हो सकता है ये फ्रॉथ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर जब इतना खतरनाक है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, कोई उपाय नहीं है क्या? हम इसको ठीक नहीं कर सकते क्या? ठीक कर सकते हैं। कैसे इसको रोका जा सकता है, आओ इसके सोल्यूशन को देखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। सबसे पहली बात यहाँ पे, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको ध्यान में रखना होगा यूपी, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर इन्हीं 3 एरिया से बहुत सारा जो सीवेज या बहुत सारा कूड़ा है वो निकल कर आता है और वो नदी में चला जाता है। तो उस कूड़े को पहले ही, नदी में गिरने से पहले ही अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर लेना होगा। ये काम अगर हम लोग लंबे समय तक, ये लंबे समय के लिए फोकस में रखना है, इस पोल्यूशन को टैकल करना है, तो ये कदम उठाना होगा। नंबर 2, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोकना होगा, इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूशन निकल रहा है। नंबर 3, यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि रिवर का फ्लो है वो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो ये काम हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, और इससे यहाँ पे फ्रॉथ को रोका जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो देखो, जो भी डिटर्जेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। मतलब बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होगा तो वो फोम नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम लोग अब बात करेंगे यमुना नदी के बारे में, क्योंकि यमुना नदी के बारे में ही चर्चा हो रही है, यहीं पर फ्रॉथ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, आपसे रिवर को लेकर क्वेश्चंस पूछिए जाते हैं। इस रिवर की जो लेंथ है ना, कितनी लंबाई है? 1376 किलोमीटर्स। सोर्स की बात करें, कहाँ से ये नदी निकलती है, तो रिवर यमुना बेसिकली एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है ना। गंगा की सहायक नदी है यमुना। ये यमुना नदी निकलती कहाँ से? यमुनोत्री से। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तरकाशी, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये यमुना नदी निकल कर आती है। और निकल कर आते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज है, वहाँ पर जाकर गंगा के अंदर मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और निकल कर बहती हुई बहुत सारे राज्यों से निकलती हुई, किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सब एरिया से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में पहुंचती है, और प्रयागराज में क्या करता है, वहाँ पर गंगा में जाकर मिल जाती है। इस नदी के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लखवर व्यासी डैम हो गया, ताजेवाला बैराज डैम हो गया। इस नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है, सहायक नदियां हैं यमुना नदी की, ठीक है ना। तो यमुना नदी इस प्रकार से यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, न्यू दिल्ली से होते हुए, और ये सारे पर्टिकुलर स्टेट से निकलते हुए उसके बाद में प्रयागराज के अंदर गंगा के अंदर ये मिल जाती है। आप देख पाओगे ये गंगा नदी निकल रही है, गंगा में ही यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन? आगे आते हैं ना। यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है? जो वायनाड के फार्मर्स हैं, वायनाड कहाँ पर है? केरला के अंदर। तो यहाँ पे कुछ किसान हैं, वो कुछ अलग प्रकार की खेती करते हैं, और यहाँ पे जो चावल उगाया गया है ना, जो चावल की खेती करी गई है, उस चावल की खेती में एक डिज़ाइन बनाया गया है, जैसा आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाया गया है। किस प्रकार से डिज़ाइन है? ऐसे डिज़ाइन है। तो बेसिकली यहाँ पर अशोक चक्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अशोक चक्र बनाया गया। ये जो डिज़ाइन बनाया गया है ना, ये बेसिकली अपने आप में एक आर्ट की फॉर्म है। ये जो आर्ट की फॉर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग तांबो आर्ट बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है तांबो आर्ट, या राइस पैडी आर्ट भी बोला जाता है। जो चावल की खेती होती है, यहीं पे इस पर्टिकुलर आर्ट को बनाया जाता है। तो अभी यहाँ पर क्या है, केरला के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिनका नाम है जॉनसन ओलियापुरम,
तो यहाँ पर ये जो फार्मर है ना, 58 साल की इनकी उम्र है, बहुत लंबे समय से इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस को ये बनाते हैं। जब खेती करते हैं तो इस प्रकार से डिज़ाइंस को बनाते हैं। इसको तांबो आर्ट फॉर्म बोला जाता है। और जो ये तांबो आर्ट है ना, ये जापान के अंदर आज से कई साल पहले यहाँ पर, आप कह सकते हो कई सौ सालों पहले यहाँ पर यूज़ की जाती थी। कई सौ सालों नहीं, मतलब कई साल पहले, 30-40 साल पहले यहाँ पर जापान के अंदर भी यहाँ पर इस आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तांबो आर्ट बनाई जाती है। तांबो आर्ट का मतलब ये कोई पेंटिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हुआ, हमने फसल उगाई है, बस खाली चावल की खेती करी है। तो आप कहोगे ये कलर कर दिया क्या, ऊपर से ब्लैक कलर का ये कलर कर दिया है क्या? ऐसा नहीं है। देखो, चावल की जो वैरायटीज़ होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की आती हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ वैरायटी होती हैं जिनके अंदर ब्राउन कलर के चावल देखने को मिलते हैं, कुछ में ब्लैक कलर के निकल कर आते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। तो अलग अलग वैरायटीज़ को मिक्स किया गया है ना। तो अलग अलग वैरायटीज़ को मिक्स करके जो ब्लैक वाली उसको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करके उगाया गया है। तो जब यहाँ पर ये बनकर निकलते हैं, फसल बनकर निकल कर आती है ना, तो ये एक इमेज क्रिएट करती है, एक इमेज बनाती है। तो इसी प्रकार की इमेज यहाँ पर ये बनाई गई है अशोक चक्र, ठीक है ना। तो अशोक चक्र भी न्यूज़ में है और ये तोम्बा आर्ट भी न्यूज़ में है। तो सॉरी, तोम्बा कह रहा हूँ, तांबो आर्ट भी न्यूज़ में है। तो ये दोनों ही वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैं आपको तांबो आर्ट के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, इसको यहाँ पर ध्यान से सुनना। तांबो आर्ट, देखो फार्मर्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चावल की वैरायटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कमोद हो गया, देन उसके बाद में यहाँ पर गंदा कासला हो गया, जीरा कासला हो गया। ये अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक इमेज को बनाया जाए। जो तांबो आर्ट होती है, ये राइस पैडी आर्ट है, यानी चावल से बनाई जाती है। आपसे पूछा जाए तांबो आर्ट के अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो राइस पैडी का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, न्यूज़ में है और क्वेश्चन मतलब बन सकता है यहाँ से। आप सोचोगे कि आखिरकार आया कहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो ये जो आर्ट फॉर्म है ना, ये जापान के अंदर बहुत लंबे समय से, लगभग आप कह सकते हो कि 30 साल पहले से जापान के अंदर इस प्रकार की जो आर्ट है वो बनाई जाती है। और यहाँ पे इस प्रकार से जापान के अंदर बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स बनाई गई हैं। मोनालिसा की पेंटिंग भी बनाई गई थी चावल की खेती से, मतलब चावल की खेती जो की गई है, इसमें मोनालिसा की पेंटिंग भी ड्रॉ की गई थी। कैसे की गई थी, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देख पाओगे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा फील्ड है, ये चावल की फसल है, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई और सी वैरायटी है, यहाँ पर कोई दूसरी वैरायटी है, लेकिन इसको इस प्रकार से शेप में उगाया गया है कि एक पेंटिंग उभर कर आई है ना। यहाँ पर कोई और दूसरी वैरायटी है, यहाँ पर कोई दूसरे चावल की वैरायटी और यहाँ पर कोई दूसरे चावल की वैरायटी है। इसको बोला जाता है तांबो आर्ट। और ऐसे यहाँ पर मिस्टर बीन और भी बहुत सारे जो पेंटिंग्स है वो यहाँ पर बनाई गई है और बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसा आप देख पा रहे हो कितना अच्छा सा लग रहा है ना। और अब जो ये अशोक चक्र बनाया गया है, इस अशोक चक्र के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चावल का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है अलग अलग वैरायटी के बारे में। नज़रबात हो गया, कालाबात, काकी साल, रामली, ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं। कोई ब्राउन कलर की है, कोई यहाँ पर ब्लैक कलर की देखने को मिलती है, कोई ग्रीन कलर की है, कोई वाइट कलर की है, कोई ब्लैक कलर की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग कलर की ये वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, जो कि इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं, बोते हैं कि वो जब बढ़ेगी ना तो वो एक शेप बनकर दिखाएगी हमको। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो यहाँ पे बात की जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ गुस्सा देखने को मिला है लोगों के अंदर ओवर एसटी नोटिफिकेशन फॉर हाथीज़। हाथी यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से ये कम्युनिटी रहती है। इन कम्युनिटी की बहुत लंबे समय से एक डिमांड भी है। डिमांड क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, एसटी का स्टेटस दे दिया जाए। इसके ऊपर सरकार ने विचार भी किया। नाउ फाइनली यहाँ पर अब इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उसके बेसिस पर बोला कि ठीक है, हम लोग हाथी कम्युनिटी को क्या करेंगे, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे देंगे, स्टेटस एसटी का दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये बात रखी गई ना, तो इसके बाद बहुत सारे लोगों के अंदर नाराज़गी आ गई है इस पर्टिकुलर कदम से। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, आओ अब इस बात को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शंस वाला पूरा माहौल आपको देखने को मिल रहा है ना। तो रिसेंटली यहाँ पर सेंटर ने, हमारी केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि जो हाथी कम्युनिटी है ना, इसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर लेकर आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इससे क्या हुआ, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा जागा। जैसे यहाँ पर अभी के टाइम पर जो केवल एसटी के अंदर जो कम्युनिटी आती है, यानी एसटी के अंदर एसटी वाली जो कम्युनिटी है केवल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो केवल है गुज्जर वाली कम्युनिटी। गुज्जर कम्युनिटी आपको एसटी में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग हाथी कम्युनिटी को भी एसटी के अंदर लेकर आएंगे।
लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे सेक्शंस हैं, ये काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो नाराज़ इसलिए होते हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पे आप एसटी का स्टेटस दोगे ना, तो इससे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। अब वो नुकसान क्या देखने को मिलेंगे, आओ मैं इसको बताता हूँ। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ज़्यादातर कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है ना, हाथी कम्युनिटी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा संख्या है, और इनकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। अपर कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, सिचुएशन बहुत बेटर है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इनको ये एसटी का स्टेटस दोगे, तो इससे क्या होगा, जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ना, ये दूसरे कम्युनिटी के लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक दूसरी कम्युनिटी है जिसकी ओवरऑल जनसंख्या सपोज 10,000 की है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हाथी कम्युनिटी है जिसकी जनसंख्या लगभग 1.6 लाख के आसपास की है सपोज। अब इससे यहाँ पर क्या होगा, सपोज यहाँ पर ये वाली जो कम्युनिटी है, इसको पहले से यहाँ पर एसटी इसके अंदर कवर किया गया है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। अब हाथी कम्युनिटी को यहाँ पर ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के बारे में चर्चा की जा रही है कि भैया आपको भी यहाँ पर एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, ताकि आप एसटी वाले बेनिफिट्स आपको भी मिलते रहें, रिजर्वेशन वगैरह के बेनिफिट्स आपको मिलते रहें। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ये वाली जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये नाराज़ हुई, ये गुस्सा हुई। क्यों, उनका कहना यहाँ पर यह है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी है, काफ़ी सारे लोग अपर क्लास वाले देखने को मिलते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इनको जब आप ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दोगे, एसटी का स्टेटस दे दोगे, तो इससे होगा क्या कि इन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा, दूसरी कम्युनिटी के साथ में भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर या जॉब रिजर्वेशन की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हाथी कम्युनिटी ही अपने हाथ में ले जाएगी। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर जो गुज्जर्स हैं, जो एसटी के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं, और शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, एससी वाले लोग हैं, ये सब यहाँ पर केंद्र सरकार के डिसीजन से काफ़ी नाराज़ हैं। जो केंद्र सरकार का डिसीजन है कि हाथीज़ को हम एसटी के अंदर कवर करेंगे, इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा नाराज़ बाकी सारे लोग देखने को मिलेंगे। उनका कहना यह है कि जो हाथीज़ हैं ये अपर कास्ट में हैं, और यहाँ पर ये फिर अत्याचार करेंगे अगेंस्ट दलित के अगेंस्ट में यहाँ पर ये एट्रोसिटीज़ को करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों का कहना है, तो लोगों ने अपनी नाराज़गी दिखाई है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा सिचुएशन मिला है, अच्छे से समझ में आया है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। हाथीज़ के बारे में समझ में आया, एसटी नोटिफिकेशन का मामला समझ में आया। लेकिन अब करना क्या होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना होगा। आखिरकार ये हाथी कम्युनिटी हैं कौन, कहाँ पे रहती हैं एग्जैक्टली, है ना। इस कम्युनिटी के बारे में आपको जानना है, क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ऐसे जो भी कम्युनिटी न्यूज़ में आती है ना, उसको लेकर बहुत सारे सवाल पूछे हैं पहले भी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आओ मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ हाथीज़ के बारे में जानते हैं। तो हाटी जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी है, इनका जो नाम दिया गया हाटी, वो कैसे दिया गया वो आप समझना। वो ये है क्योंकि ये लोग पहले से ही क्या कर रहे हैं, अपने घर में सब्जियों को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं अपने खेतों में, मीट को प्रोडक्शन करते हैं, ऊन का प्रोडक्शन करते हैं, और इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करने के बाद में छोटे छोटे मार्केट के अंदर, छोटे छोटे बाज़ारों के अंदर उसको ले जाकर बेचा करते थे। और जो वो छोटे छोटे मार्केट्स होते थे ना, उनको हाट कहा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पर इसी नाम से, हाथ से यहाँ पर इन कम्युनिटी का नाम पड़ गया हाथी। क्लियर हो गया ना। ये जो हाथी मैन है ना, आप देखोगे तो क्या करते हैं, सफ़ेद कलर का हेडगियर, सफ़ेद कलर का यहाँ पर जो सर पर होता है ना हेडगियर पहना जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लोग पहनते हैं। प्लस यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है ये आपको हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर्स पर देखने को मिलती है। वहाँ पर दो नदियाँ भी हैं, गिरी और तोन नदी देखने को मिलती है ना। ये दोनों ही नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, गिरी और तोन। उसके आसपास भी आपको हाथी कम्युनिटी देखने को मिलेगी, हाटी बोलते हैं, हाटी, है ना। अब यहाँ पर बोला ये गया जो हाटी है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसगिरी रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये लोग, ये जो कम्युनिटी है वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन जब यहाँ पे कास्ट सिस्टम देखते हो ना इस कम्युनिटी के अंदर में, तो भट्ट हो गए, काश हो गए, ये अपर कास्ट के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर भदोईस हो गए, ये बेसिकली इनसे बिलो हैं। और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो इंटर कास्ट मैरिज है ना, उसको बहुत लंबे समय से डिस्करेज किया गया है, उसको ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब ना ये जो हाटी कम्युनिटीज़ है ना, इनको गवर्न किया जाता है एक काउंसिल की मदद से। इनकी खुद की काउंसिल, जिसको हम लोग खुम्बली के नाम से जानते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर खाप होता है ना, वैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर हाथी कम्युनिटी के लिए खुम्बली है ना। तो खुम्बली क्या करता है, इन कम्युनिटी के जो भी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर डिसीजन लेता है,
और जो भी खुम्बली की पावर है वो अनचैलेंज है, यानी जो भी यहाँ पर बात बोल दी खुम्बली ने, जिस मैटर के ऊपर अपनी सुनवाई कर दी है, तो वो यहाँ पर कहीं पर भी चैलेंज नहीं होगा। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है इन कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और लगभग जो सिरमौर और शिमला रीजन में 9 असेंबली सीट हैं, वहाँ पर भी आप इस कम्युनिटी का प्रेजेंस देख पाओगे। 2011 की जो जनगणना थी भारत की, जो आखिरी जनगणना है वो 2011 की है। तो इस जनगणना के मुताबिक देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वो लगभग 3,92,126 के आसपास है, जिसमें से 5.2% की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, मतलब ये जो नंबर मैंने आपको बताया ये बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ पर ये ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो ये हाटी कम्युनिटी है, इनकी मांग क्या है, इनकी डिमांड ये है कि हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वाला स्टेटस की ये लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। 1967 से ये मांग कर रहे हैं कि इनको ट्राइबल स्टेटस का यहाँ पर जो ये दर्जा है वो दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो एसटी वाले बेनिफिट्स है वो ये सब यहाँ पर इनको मिल सकें, क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये लोग कमराऊ, सांगरा, शिलाई, ये सारे अलग अलग रीजन है, ये सारे एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। अब एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, ये बैकवर्ड एरियाज़ में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से इनकी मांग है कि हमें भी एसटी के अंदर कवर किया जाए। लेकिन अगर जब कवर करने की बात आई है, सरकार ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया, तो इससे बाकी दूसरी कम्युनिटी जो हैं, एससी वाले, बाकी जो गुजर्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ हुए। क्यों नाराज़ हुए, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल आपको आर्टिकल समझ में आया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ में आई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ जो अगला आर्टिकल है बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आर्टिकल पढ़ाया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला, है ना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था पीएम मोदी एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। कौन सी मीटिंग? स्टेट होम अफेयर्स का मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस को। तो उसी मीटिंग को एड्रेस करते हुए इन्होंने एक बात और बोली। वो क्या है? पीएम मोदी यहाँ पर मेंशन करते हैं अपने एक आइडिया के बारे में। आइडिया यह है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, यानी कि अभी के टाइम पे देश भर में जब आप देखते हो ना, तो पुलिस वालों की जो यूनिफॉर्म है, उनकी जो ड्रेस है, वो हर एक राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो स्टार्टिंग से आपने ये यूनिफॉर्म्स को देखना है। जो स्टार्टिंग में ये जो यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल रही है ना, ये वाली, ये यूनिफॉर्म है दिल्ली पुलिस की। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जब दूसरी यूनिफॉर्म देखते हो, तो वो है उत्तर प्रदेश की। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे एक तमिलनाडु की, देन पंजाब की, कर्नाटका की, जम्मू एंड कश्मीर की, देन उसके बाद में वेस्ट बंगाल की, देन महाराष्ट्र की, देन पुडुचेरी की। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म के अंदर अलग अलग डिफरेंस है, कहीं पर वाइट बेल्ट है, कहीं पर ब्लैक बेल्ट है। आप देखोगे जो कैप है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, कलर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, है ना, यूनिफॉर्म के बाहर के चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो सभी यूनिफॉर्म में अलग अलग चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पीएम मोदी ये बोलते हैं कि क्यों ना सभी की कॉमन यूनिफॉर्म कर दी जाए, यानी कि एक जैसी यूनिफॉर्म होगी सभी पुलिस वालों की पूरे देश भर में। पीएम मोदी बोलते हैं ये आइडिया मैं किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती लागू नहीं कर रहा हूँ, बस ये मेरा खुद का आइडिया है। अब आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर सोच विचार करो, सोच विचार कर लेते हो तो इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। ये बेसिकली एक अलग से हमें पहचान देगा, एक अच्छी पहचान देगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ज़्यादातर पुलिस फोर्सेस की जो ड्रेस है थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक ही यूनिफॉर्म को लागू कर सकते हैं पूरे देश भर के अंदर। सभी पुलिस लोगों की एक ही यूनिफॉर्म यहाँ पर होगी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन? यहाँ पर कुछ अलग से पढ़ने लायक नहीं था, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो लेफ्ट विंग फार्मर्स हैं ना, इनकी जो अलग बॉडीज़ हैं, इन्होंने भी यहाँ पर जीएम मस्टर्ड कल्टीवेशन को वेलकम किया है। देखो जीएम मस्टर्ड कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। परसों मैंने आपके साथ में इसको डिस्कस किया था डिटेल से, कल मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, सर एक बार और फिर से बता देना। चलो आज मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ जीएम मस्टर्ड वाला कॉन्सेप्ट आखिरकार क्या है, और अलग से मैं आपको कुछ बेहतरीन सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलिवेंट होने वाली है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे आर्टिकल में क्या बोला गया कि देखो फार्मर्स के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो जो लेफ्ट विंग फार्मर बॉडी है ना, ये कौन सी बॉडी है? AIKS, ऑल इंडिया किसान सभा। इन्होंने भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप का वेलकम किया है। इन्होंने भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप को बोला है बहुत अच्छा स्टेप है, जीएम मस्टर्ड कल्टीवेशन होना चाहिए। ये बोलते हैं कि देखो हमारा फोकस ये है कि हम चाहते हैं कि केवल मस्टर्ड जो सरसों होता है ना,
सरसों की खेती बढ़ जाए, इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए। और प्रोडक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं हम लोग, ये यहाँ पर इसके अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर कर। नाउ ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है आखिरकार है क्या, इसी को हमने यहाँ पर समझना है। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल से लेकर चलता हूँ। हुआ क्या, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हुआ ये कि जो GEAC एक बॉडी है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। इस बॉडी ने यहाँ पर क्या किया, अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कमर्शियल रिलीज से पहले, क्योंकि अभी यहाँ पर GM जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड की बात की जा रही है, तो इसको हम लोग पहले उगाएं, इससे पहले यहाँ पर कुछ बीज वगैरह को अप्रूवल दे दिया गया है। अप्रूवल दे दिया गया है, बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग कमर्शियल बेसिस पर उगा सकेंगे, यानी इस सरसों को उगा सकेंगे। कौन सा सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला सरसों, इसको हम लोग उगा सकेंगे। और उगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा सब कुछ समझेंगे आगे, पहले एक सेकंड के लिए वेट कर कर आपको थोड़ा बेसिक समझना होगा कि आखिरकार ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो फसल होती हैं, ये GM वाली फसल होती कौन सी हैं। देखो नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब कुछ चेंजेस कर देना। जेनेटिक मतलब जीन्स के अंदर जो जीन होते हैं, DNA RNA होता है ना, वैसे जो फसल के जो जीन है ना, उनके अंदर कुछ बदलाव कर देना। क्या बदलाव करना कि सपोज़ यहाँ पर इसके अंदर एक जीन है, बाहर से हमने इसके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज़ को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल सपोज़ यहाँ पर एक सरसों है, एक मस्टर्ड है, ठीक है ना, मस्टर्ड की एक फसल है। अब इसके अंदर अपने आप में कुछ क्वालिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन हमें इसे और ज़्यादा क्वालिटी वाला बनाना है, इसके अंदर अलग से और क्वालिटीज़ ऐड करनी है। तो और क्वालिटीज़ ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसके जीन के अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। और वो चेंजेस कैसे किए जाएंगे, बाहर से दूसरी जो प्रजाति है ना उसके जीन निकालेंगे, और उसके जीन निकालने के बाद में इस वाले पर्टिकुलर मस्टर्ड के अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसमें डाल देंगे। इसी का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। तो ये काम करके यहाँ पर जो फसल है वो और ज़्यादा क्वालिटी वाली बन जाती है। हालांकि फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, वो क्या क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप्स कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये बेसिकली यहाँ पर ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे जिनके जीन के अंदर हम लोग आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं। कैसे, इनके अंदर बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डाल के देते हैं। अब बाहर से कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल ऐड कर देंगे तो उसकी क्वालिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। क्वालिटी जैसे कि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन, जो इसका उत्पादन है वो बढ़ सकता है, या फिर यहाँ पे मान लो जैसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सूखा पड़ता है, ड्राफ्ट देखने को मिलता है, मतलब सूखा पड़ने जाता है जब बारिश वगैरह नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में भी ये फसल ग्रो हो सकती है। तो इस प्रकार की क्वालिटीज़ यहाँ पर इसके अंदर ग्रो होती हुई नज़र आती हैं। समझ में आई बात? क्या अभी तक यहाँ पर कोई इस प्रकार की वैरायटीज़ हैं? बहुत सारी वैरायटी हैं। अभी तक जो सबसे ज़्यादा जानी मानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली वैरायटी है ना, वो चावल की वैरायटी, जिसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं। गोल्डन कलर के राइस आपको वो देखने को मिलते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर अगेन यही हमने काम किया है। जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस के अंदर हमने क्या किया था, कुछ अलग से जीन ऐड कर दिए थे। दो अलग अलग प्लांट हैं, डैफोडिल और मेज, इन दोनों के अलग अलग जीन हमने क्या करा, राइस के अंदर ऐड कर दिया। तो क्या हुआ, इन जीन को हमने उसके अंदर ऐड कर दिया तो वो गोल्डन राइस बनकर आया, उसकी क्वालिटीज़ अपने आप में इंप्रूव हो गई। इससे पहले भी आप देखोगे तो हमारे देश में कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, यानी कि आप उसको कल्टीवेट कर कर उससे पैसा कमा सकते हो, तो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए ना भारत के अंदर केवल और केवल अभी एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप को अप्रूवल दिया गया है, वो है BT कॉटन। और BT कॉटन हम बहुत सारा उगाते भी हैं, और इस BT कॉटन का उगाने के बाद में उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो कमर्शियल कल्टीवेशन समझ रहे हो ना, जिसको उगा कर पैसा कमा सकते हैं, उस प्रकार की क्रॉप केवल भारत में एक ही देखने को मिलती है, वो है BT कॉटन। तो अभी यहाँ पर काम ये किया जा रहा है कि भैया GM मस्टर्ड के ऊपर भी फोकस किया जाए, यानी कि GM मस्टर्ड को भी कमर्शियल यूज़ के लिए लेकर आया जाए, इसको उगाकर हम यहाँ से भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स को कमा सकें। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या है ये आपने समझ लिया है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसको समझते हैं। इससे क्या होगा, जो यील्ड है ना वो इंक्रीज़ होगा। यील्ड इंक्रीज़ होने का मतलब पता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। इसके अंदर एक चेंज हुआ तो यहाँ पर छोटी सी ज़मीन पर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फार्मर्स को दिखेगा कि हाँ भैया और दबा कर बहुत घनी खेती हो रही है। जीन के अंदर ये एक ऐसा बदलाव कर दिया गया। दूसरा, यहाँ पर स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर बेनिफिट मिलेगा, यानी कि सपोज़ यहाँ पर पानी नहीं है, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर ये जो क्रॉप है वो हेल्दी तरीके से ग्रो होती हुई नज़र आएगी, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये फसल उगती हुई नज़र आएगी। तो कोई स्पेसिफिक क्लाइमेट है तो उसके अंदर भी यहाँ पर इस फसल को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन? तो ये तो यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे हो गए।
अब बात करते हैं इसके नुकसान की, डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज क्या होता है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं इनका डिसएडवांटेज पहला ये होता है कि आपके पास में चॉइसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि बहुत कम ही कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, इस प्रकार की बीज को बनाती हैं, बीज को बनाती हैं और बेचती हैं, और आपको ये बीज खरीदना होता है, उसके बाद में यहाँ पर इसको उगाना होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला। तो बहुत कम कंपनियां जो कि बनाती हैं, तो इससे मोनोपोली जनरेट हो जाती है, यानी कि वो जिस दाम में बेचेंगे उस दाम में आपको खरीदना पड़ेगा अगर आपको लेना है तो। बहुत कम ही लोग हैं जो कि मार्केट के अंदर है तो अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर लेते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते तो कंपटीशन बढ़ता, अफोर्डेबल रेट आपको मिलता है ना। ये बात क्लियर हुई। फिर एक और यहाँ पर दिक्कत जो देखने को मिलती है वो एनवायरमेंटल कंसर्न देखने को मिलता है। होता यह है कि कुछ कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं, वैराइटीज़ यहाँ पर हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं, इससे क्या होता है फसल इतनी अच्छी हो जाती है कि उसके ऊपर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, है ना। कीड़े मकोड़ों से वो फसल बच जाती है, नहीं तो फिर क्या होता है कीड़े मकोड़ों से भी बहुत सारी फसल डैमेज हो जाती हैं। क्लियर हुई बात। तो एनवायरमेंटल कंसर्न की जब बात आती है ना, तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पर एक ऐसा कीड़ा है जो कि फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वो कीड़ा उस फसल के कांटेक्ट में आया और वो कीड़ा मर गया, और ऐसी यहाँ पर उसकी पूरी प्रजाति मर गई, तो वो कीड़ा क्या होगा, पूरी तरह से हमारे एनवायरमेंट से खत्म हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी नजर आता है यहाँ पर, एक चिंता वाली बात नजर आती है। फिर एक एथिकल कंसर्न नजर आता है, मतलब क्योंकि देखो भैया देखो, एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, पहले से हमारे पास में मस्टर्ड ऑलरेडी सरसों की खेती है, सरसों है हमारे पास पहले से, तो हमने नेचुरल चीज़ के अंदर ज़बरदस्ती कोई बदलाव कर रहे हैं, तो नेचर के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक एथिकल कंसर्न भी है, मतलब सही गलत के बीच में यहाँ पर एक इशू यहाँ पर बन जाता है। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। तो ये था हमारा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड। अब ये जीएम मस्टर्ड है क्या, आओ उसको समझते हैं। यानी कि जो अब की बार नई वाली खेती की जा रही है मस्टर्ड की, सरसों की, इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं। तो ये जो मस्टर्ड होगा ना, इसका नाम दिया गया है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। ये हमारी खुद की डेवलप करी हुई ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है। इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए जिससे यहाँ पर इसके ऊपर कीटाणु वगैरह यानी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, इस प्रकार के इसके अंदर क्वालिटीज़ आ चुकी हैं। इसके अंदर दो अलग से बाहर से जीन को डाला गया है। वो दो जीन कौन कौन सी हैं, वो है बार्नेस और बर्स्टर। ये दो चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर ऐड करी गई हैं। ये दो चीज़ों को हमने सॉइल बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिनस, तो ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया में से हमने दो सॉइल बैक्टीरिया को निकाला और इन दोनों चीज़ों को हमने मस्टर्ड के अंदर, फसल के अंदर ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, यानी मस्टर्ड के जीन के अंदर बदलाव कर दिए, बाहर से ये दो चीज़ें हमने ऐड कर दी। तो इससे क्या हुआ, मस्टर्ड की क्रॉप और ज़्यादा बेहतर हो गई है, ऐसा बोला जा सकता है। नाउ जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड है ना, इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर जेनिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के थ्रू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इसको डेवलप किया गया। सॉरी। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है ना, देखो इसका मतलब खास बात, इसका कोई फ़ायदा वगैरह होगा नहीं होगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा बात। देखो क्या फ़ायदा होगा मैं आपको समझाता हूँ। भारत क्या करता है, आज के टाइम पर बहुत सारा जो खाने वाला तेल होता है ना, जिसको हम लोग कुकिंग के पर्पज़ से बाकी सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस तेल को भारत क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। कितना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम अपने प्रोडक्शन की बात करें तो भारत कुछ तेल बनाता भी अपने देश में और बहुत सारा हम इंपोर्ट भी करते हैं। हम बनाते कितना है, तो लगभग 8.5 से लेकर 9 मिलियन टन मैट्रिक टन के आसपास हम लोगों ने, सॉरी 9 मिलियन टन के आसपास हम लोगों ने क्या किया, इतना तेल का प्रोडक्शन किया अपने देश में। जिसमें से उसके बाद हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया वो आप कह सकते हो 14.5 मिलियन टन, मतलब आप कह सकते हो जितना हम बना रहे हैं उसका दुगना बाहर से मंगा भी रहे हैं। तो बाहर से मंगा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारे कंट्री का जो पैसा है वो ऑब्वियस ही बात है पे करना पड़ेगा। जब बाहर से मंगा रहे हैं तो बाहर अंदर हमारे देश से पैसा बहुत सारा जा भी रहा है। तो अगर हम लोग ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मस्टर्ड को लगाते हैं ना, इसके अंदर बदलाव करते हैं, तो इससे क्या होगा, इस मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो हम अपने कंट्री पर सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे। सरसों का तेल खुद यहाँ पर कंट्री के अंदर बहुत सारा बना पाएंगे, तो बाहर से मंगाने की ज़रूरत हमारी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इसको अभी अप्रूवल दिया गया। नाउ जब बात आती है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की, तो जो जीएम वाली क्रॉप्स है ना, इस प्रकार की बहुत सारी फसलें भारत में देखने को मिलती हैं। इनका स्टेटस क्या है, आओ इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टेटस की बात करते हैं तो भारत के अंदर ऑलरेडी बीटी कॉटन देखने को मिलता है। तो बीटी कॉटन, पहले क्या होता था, जो कपास होती है, जो कॉटन होता है ना, रुई होती है,
इसकी फसल के ऊपर अटैक हुआ करता था बोलवॉर्म का। तो उसको टैकल करने के लिए, बोलवॉर्म के अटैक को टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए हमने इसके जीन के अंदर बदलाव कर दिया, बीटी कॉटन आ गया। और बीटी कॉटन को हम लोग उगाते हैं, इसका खूब प्रोडक्शन किया जाता है। बीटी कॉटन आप कह सकते हो 2002 में ही हमारे GEAC ने अप्रूवल दे दिया था कि भाई आप इसको कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, यानी कल्टीवेट कर कर बेच कर पैसा कमा सकते हो। तो अभी यहाँ पर 2002 में लगभग 6 राज्यों के अंदर कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर बोला कि भैया आप बीटी कॉटन उगाओ। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लेके आया गया बैंगन के लिए, जिसको हम लोग बीटी ब्रिंजल बोलते हैं। तो बीटी ब्रिंजल यानी बैंगन के अंदर भी इसके जीन के अंदर कुछ बदलाव करे गए थे, लेकिन इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए रिलीज़ नहीं किया गया। कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसके लिए प्रपोजल रखा गया, तो बाद में इसको ब्लॉक कर दिया गया, यानी आप इसको उगाकर पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन कॉटन को कर सकते हो। अब यहाँ पर GM जो मस्टर्ड है ना, जो सरसों है, इसको लेकर भी यहाँ पर काम किया गया। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। चलो आगे आता है। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है ये वाला, फिर उसके बाद हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू। हेल्थ मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट है, इन्होंने ये बोला कि देखो भैया एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कल नहीं परसों 27 अक्टूबर को यहाँ पर रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट आई है? टीबी की, जो ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी होती है ना, टीबी वाली, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर पता ये चला कि साल 2021 के अंदर 21.4 लाख के आसपास टीबी के केसेस भारत के अंदर पाए गए हैं। तो इंडिया के अंदर जो टीबी के इंसिडेंसेस हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जो आई है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022, जो 27 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। इस रिपोर्ट ने यहाँ पर यह दिखाया कि भारत में साल 2015 के समय पर हर 1 लाख जनसंख्या के ऊपर 256 प्रकार के हर 1 लाख जनसंख्या में 256 केसेस देखने को मिला करते थे टीबी के। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसने यहाँ पर एक अच्छी बात यह दिखाई कि इंडिया के अंदर अब ये टीबी वाली सिचुएशन कम हो चुकी है। अब हर लाख लोगों में सिर्फ 210 प्रकार के केसेस नोटिफाई करे गए, मतलब 210 टीबी के केसेस नोटिफाई करे गए। तो टीबी के केसेस के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है, एक डिक्लाइन देखने को मिला है, ये बात बोली गई। हालांकि कोरोना के समय में टीबी के केसेस बीच में थोड़े से बढ़ गए थे, क्योंकि हम लोग अपना टीबी को ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स हमने चला रखे हैं ना, जैसे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रखा है, तो ये सारे प्रोग्राम हम चला नहीं पाए कोरोना के समय पर। तो कोरोना के समय पर टीबी वाली केसेस थोड़े से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए थे। ठीक बात हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर आपने आर्टिकल में समझा, या आपने करंट इशू समझा। लेकिन करना क्या है, इसमें कुछ बैकग्राउंड डेटा यानी स्टैटिक पोर्शन को यहाँ पर लिंक करना है, कुछ फैक्ट्स लिंक करना है। तो क्या है ट्यूबरक्लोसिस? पहली चीज़ तो हमें यही समझना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर जो एक बीमारी है, ये होती कैसे? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही पूरी बीमारी होती है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरियाई की फैमिली से। फिर उसके बाद में ये जो माइकोबैक्टीरिया है ना, ये टीबी जैसी बीमारी को तो बनाता है, इसके साथ साथ जो लेप्रोसी होती है, स्किन वगैरह सिकुड़ने लगती है, वो वाली बीमारियां भी इंसानों के अंदर ये बनाता है। फिर ह्यूमंस के अंदर बात करें, जो टीबी है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है लंग्स को, यानी डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो जो फेफड़े होते हैं ना, इनको ये अफेक्ट करता है। और लंग्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, मेजरली यहाँ पर लंग्स को अफेक्ट करता है। और जो टीबी है कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये इतनी पुरानी है कि इसके बारे में चर्चा की गई है आज से बहुत साल पहले, लगभग 3000 BC में इजिप्ट के अंदर यहाँ पर ये टीबी बीमारी एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि टीबी एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज़ है, यानी कि इसको हम लोग सही कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इससे पीड़ित है तो। बाकी ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या ये बीमारी फैलती है? हाँ फैलती है। टीबी यहाँ पर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, फैलता है। कैसे? हवा के माध्यम से। जब भी जो लोग हैं, मान लो एक पर्सन है जो कि टीबी से पीड़ित है, टीबी से सफ़र कर रहा है, दूसरा उसके सामने एक नॉर्मल व्यक्ति है जो जिसको टीबी नहीं है, तो क्या होगा? अगर वो व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है वो अगर टीबी से सफ़र करने वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो इससे यहाँ पर उसके अंदर भी ये टीबी फैल सकता है। सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो यहाँ पर लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि सीने में दर्द होना, कमज़ोरी होना, उसके बाद में वेट लॉस होना, रात में पसीना आना, बुखार होना, इस प्रकार के यहाँ पर ये इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा ओवरऑल सिनेरियो टीबी का। क्लियर हुआ? चलो अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। जैसा कि आपको पता है आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल मतलब हमेशा से ही कम आते हैं।
एक ही पेपर पर आता है, तो एक ही आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हमेशा की तरह एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बेसिकली इसी आर्टिकल से संबंधित है। इस आर्टिकल में बात की गई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बात बोली गई है। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, सिंपल सा, और बहुत छोटा सा आंसर लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, हाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्टेड द राइज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे जो ग्लोबल वार्मिंग है, लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, ये कैसे बहुत सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियों को बढ़ा रहा है भारत के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर भारत के अंदर नहीं बोला गया है, ओवरऑल यहाँ पर पूछा गया है कैसे ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर अफेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ को यहाँ पर ये बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर लिखना है 150 शब्दों में, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। फुल फॉर्म लिखोगे आपको वो चैनल मिलेगा। 35,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि डेली आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखना, सबमिट करना, और एक छोटा सा काम ये करना कि सभी लोगों को एटलीस्ट 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पास में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और आप सामने वाले कोई जो मिस्टेक्स हैं उसको यहाँ पर बता सकते हो कि आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक बात हो गई। चलो फिर नाउ इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बात की जा रही है। देखो, आपको पता होगा पिछले साल नवंबर में एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वाली। कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड में, है ना। नवंबर में मीटिंग हुई थी जो कि एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करती थी। उसके बाद अभी फिर से नवंबर आ रहा है, तो अब फिर से एक मीटिंग होने वाली है एनवायरनमेंट को लेकर। उसका नाम होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, यानी ये 26वीं मीटिंग होगी। पिछले साल ये 27वीं मीटिंग होगी इस साल। पिछले साल वो 26वीं मीटिंग थी। जो ये 27वीं मीटिंग होगी ना, ये होगी इस बार नवंबर में, 6 नवंबर को। कहाँ पे होगी? इजिप्ट के अंदर होगी। ठीक बात हो गई। ये बात ध्यान रखना, इजिप्ट के अंदर ये मीटिंग होगी। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि इस मीटिंग के अंदर आपने ध्यान में रखनी है कुछ 4-5 चीज़ों को। उन 4-5 चीज़ों के ऊपर अगर काम कर लिया तो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को हम बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया के साथ साथ कुछ और दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, वो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम से गुजर कर आई हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर देखने को मिल रहा है, इससे एक दुनिया भर में पूरी तरह से इकोनॉमी वगैरह डाउन हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम कौन सी है? वो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। वो प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि जिस प्रकार से लगातार गर्मी इंक्रीज़ हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया जा रहा है आज के टाइम पर, इन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर डिस्कशन की आवश्यकता है। तो अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाली मीटिंग आने वाली है, 6 नवंबर को इजिप्ट के अंदर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगा जहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं इस पूरे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक बात हो गई। इससे पहले भी हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के अंदर जो मीटिंग हुई थी, मतलब 2021 में मीटिंग हुई थी, इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 की मीटिंग 2015 में एक मीटिंग हुई थी, है ना, COP21। वहाँ पे हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि कैसे हम लोग आगे पोल्यूशन को कम करेंगे। तो हमेशा से हम लोग इस प्रकार से कुछ ना कुछ टारगेट्स रखते हैं। अब की बार भी इस प्रकार से कुछ ना कुछ टारगेट्स आने वाले हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कोर इश्यूज़ नज़र आते हैं। ये बोलते हैं कि इतने सारे कमिटमेंट्स हर साल कर तो लिए जाते हैं कि भैया 2070 तक, 2050 तक हम पोल्यूशन कम करेंगे, नेट ज़ीरो एमिशन तक बढ़ेंगे। बहुत सारे कमिटमेंट्स कर लिए जाते हैं। क्या हम उस कमिटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं? क्या यहाँ पे उन चीज़ों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे ना, तो अभी के टाइम पर जो टॉप एमिटर्स हैं वो आते हैं चाइना, US, इंडिया, रशिया, जापान। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं करेंट टाइम पर, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। फिर और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मेजर एमिटर्स आपको यही देखने को मिलती हैं। इन्होंने बहुत समय से अपने टारगेट रखे कि भैया अब पोल्यूशन कम करेंगे 2050 तक, 2030 तक, इस प्रकार से टारगेट रखे। लेकिन उनकी तरफ कदम जिस तेज़ी से बढ़ाने चाहिए थे ना, उस प्रकार से काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? इसमें कुछ डेवलपिंग कंट्री है, जैसे भारत यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री है। चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बताता ही है, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है ना। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है ना,
जैसे इंडिया हो गया और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, ये भी बहुत पोल्यूशन करती हैं। तो इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सपोर्ट मिलने का मतलब पता है, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एक तरफ तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ लास्ट में ईडी लगा दिया है मैंने। डेवलप्ड कंट्री मतलब जहाँ पर वो विकसित हो चुकी हैं पूरी तरह से, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हो गई, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर विकास चल रहा है, जैसे इंडिया हो गया, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बताया। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर पोल्यूशन अभी लगातार होगा, क्योंकि हम लोग विकास अभी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह चल रही हैं, तो पोल्यूशन भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये अपने पास्ट में, भूतकाल में बहुत सारा पोल्यूशन कर चुके हैं, बहुत सारा प्रदूषण कर चुके हैं, तब इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हुई। लेकिन आज के टाइम पर जब ये डेवलपिंग कंट्री पोल्यूशन करती हैं ना, तो ये डेवलप्ड कंट्री अपना बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है। ये अमीर कंट्री क्या करती है, अपना बहुत प्रेशर बनाती हैं इंडिया जैसे देशों की तरफ, कि भैया भारत ही या फिर ये चाइना है या फिर ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। लेकिन अपने आप को नहीं देखा कि इन्होंने इतिहास में किस प्रकार से, किस कगार पर पोल्यूशन क्रिएट किया है। इसको लेकर एक सुझाव भी दिया गया, सॉल्यूशन भी दिया गया। बोला ये गया कि अगर डेवलपिंग कंट्री को पोल्यूशन रोकना है, क्योंकि अभी ऑब्वियस ही बात है डेवलपिंग वाली स्टेज में है, डेवलप्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत पोल्यूशन करना पड़ेगा, तो वो जो पोल्यूशन तो होगा ही, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर सपोज़ इंडिया या कोई दूसरी कंट्री है, वो अपना सारा पैसा यहाँ पे खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? अपने यहाँ पर खर्च करते हैं सारी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर या दूसरी चीज़ों के ऊपर लेकर खर्च करते हैं। यानी ये देश अगर अपना खुद का पैसा खुद यहाँ पर अपने ऊपर खर्च करने लगे पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो यहाँ पे डेवलपमेंट तो रुक जाएगा ना, क्योंकि ये पोल्यूशन को कम करने में रह जाएंगे और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट है वो हो नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से इनको थोड़ा सा पैसों का रिक्वायरमेंट है, और वो जो पैसों का रिक्वायरमेंट है वो कैसे आएगा, वो इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को देना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। डेवलप्ड कंट्रीज़ का पहले से अनाउंसमेंट किया गया था कि भैया $100 बिलियन तक का जो अमाउंट है ये अमीर देश देंगे, ताकि जो ये डेवलपिंग कंट्री है ये अपने यहाँ पर ये पैसा खर्च कर सकें और पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ अलग से कदम उठा सके। जिससे क्या होगा, इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो तो यहाँ पर चलती रहेंगी, अपना काम करते रहेंगे, दूसरी तरफ यहाँ पर पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग से स्टेप्स उठाते रहेंगे। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ना, ये जो पैसा है डेवलप्ड कंट्री से, अमीर देशों से ये आना है और डेवलपिंग कंट्री तक पहुंचना है। इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, लेकिन अभी तक ये पैसा दिया ही नहीं गया। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये पैसा अभी तक दिया ही नहीं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर एक और पता है दिक्कत क्या है? एक और दिक्कत यहाँ पर यह है कि देशों ने अपने टारगेट बहुत बड़े बड़े रख दिए हैं, जैसे 2050 तक का है ना। आपने देखा होगा कि इतनी सारी कंट्रीज़ इन्होंने 2050 तक का टारगेट रखा कि सर हम 2050 तक पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे, और इंडिया और चाइना ने तो 2070 तक का रखा है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे। ये टारगेट बहुत बड़ा है, 2070 बहुत आगे है। और पता है इन्हीं कंट्रीज़ को देखते हुए क्या हो रहा है, जो सिंगापुर जैसे देश हैं वो भी अपना इसी प्रकार का टारगेट रख रहे हैं। राइटर ये बोलते हैं सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर जो पोल्यूशन हो रहा है ना वो बहुत कम है। मतलब आप कह सकते हो कि 0.1% के आसपास का कार्बन फुटप्रिंट है, बहुत कम पोल्यूशन है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने टारगेट कब का रखा, 2050 का, कि हम 2050 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे, 2050 तक पोल्यूशन खत्म करेंगे। मतलब तब तक ये पोल्यूशन करते रहेंगे। मतलब ऐसे देश जहां पर ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत कम है, उन्होंने भी अपना टारगेट बहुत बड़े बड़े रख रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। जहां पे पहले से पोल्यूशन कम है वहां पे जल्दी काम करके पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। क्लियर हो गया? देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक बात और यहाँ पर एक बात पे जोर दिया है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि देखो अभी ये जो मीटिंग आ रही है ना, इस मीटिंग में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। वो फोकस क्या करना है कि जो पैसा आना है ना, खासकर डेवलप्ड कंट्री से, वो पैसा तुरंत डेवलपिंग कंट्री को पहुंचाया जाए। पहली बात तो इसके ऊपर जोर देना है। दूसरा, जो अलग अलग बैंक्स हैं ना, इंटरनेशनल बैंक्स, वो यहाँ पे सपोर्ट कर सकती हैं। अब इंटरनेशनल बैंक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को लेकर जो वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब यहाँ पर काम कर सकती हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, ये कुछ पैसा, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये कुछ पैसा यहाँ पर दे सकते हैं।
ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ अमाउंट दे सकते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पर अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कम कर सकें। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अब की बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 वाली मीटिंग के अंदर उठाने होंगे, जो मीटिंग 6 से लेकर 18 नवंबर तक चलेगी इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर कहाँ पर चलेगी? शर्म एल शेख के अंदर, ठीक है ना। तो ये कदम यहाँ पर उठाने होंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे अच्छे से काम कर पाएँ। क्लियर हो गया? तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आज के वोकैबलरीज को। तो आज का फर्स्ट वोकैब है कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस मतलब होता है सुस्पष्ट या फिर क्लियर। फिर आता है इंकर्जन। इंकर्जन मतलब आक्रमण या फिर अटैक ऑन। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मीनिंग देखने को मिलेंगे। फिर आता है हेजेमनी। हेजो मतलब मेनली नेतृत्व या फिर लीडरशिप। फिर आता है यहाँ पर एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब सुधारना या फिर इम्प्रूव करना। देन उसके बाद में आता है रिवल्जन। रिवल्जन मतलब घृणा या फिर आप इसको डिस्गस्ट कह सकते हो। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स जिसका आप लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। तो ये बेसिकली आज का पूरा सेशन था। हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। साल 2007 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, है ना। क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन से देश के कोस्टल रीजन में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रीफ है वो वहाँ पर पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलो फिर इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।